हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल एंड ओपिनियन के सेशन में। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड एज यू नो वेरी वेल डियर एस्पिरेंट्स कि हम इस क्लास में डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे उनमें ओपिनियंस हैं, एडिटोरियल्स हैं या हमारे आर्टिकल्स ही क्यों ना हों, इनकी हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन तो करते ही हैं, लेकिन इनका बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर एस्पिरेंट्स, एज यू नो वेरी वेल कि हमारे सीएसएस 2027 को 6 मंथ रह चुके हैं और लास्ट वाला मंथ जो जनवरी वाला है वो कभी भी हम काउंट नहीं करते, क्योंकि जो हमारा लास्ट मंथ होता है वो हमारा रिवीजन वाला होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर करने होते हैं, अपना नॉलेज पॉलिश करना होता है और राइटिंग स्किल को इंप्रूव करना होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सर हम इन 6 मंथ के अंदर चीज़ों को किस तरह लेकर चल सकते हैं। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आपकी सिलेबस। देखें, सिलेबस के ऊपर आपने जो है वो ग्रिप हासिल करनी है। सब्जेक्ट्स को एज पॉसिबल एज जो आपने डेज उनके लिए फिक्स किए हैं सब्जेक्ट्स के लिए, उन्हीं डेज के अंदर आपने जो है वो कह लें कि अपना सिलेबस एंड करना है, अपने सब्जेक्ट्स को एंड करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें, आगे एक लिटरेरी स्टेटमेंट आने वाली है, वो भी इसी पर है कि काम वही अच्छा है जो टाइम पर किया जाए। ठीक है, अब अक्लमंद या दाना स्टूडेंट्स वही हैं जो अपना काम जो है डेली बेसिस के ऊपर जो है वो कह ले के करते जाएंगे, जो भी टारगेट्स फिक्स कर रहे हैं वो टारगेट्स जो अचीव करते जाएंगे। बात है यहाँ पर नोट्स मेकिंग की। देखिए, अब ये वो टाइम है कि हर सब्जेक्ट के ऊपर डिटेल्ड नोट्स मेकिंग नहीं हो सकती। अगर आप डिटेल्ड नोट्स मेकिंग करते हैं तो पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर मैं ये नोट्स मेकिंग कर रहा हूँ तो मैंने कब इनको पढ़ना है, ठीक है, कब इनको रिटर्न फॉर्म के अंदर लेकर आना है, कब इनको रिवाइज करना है। ठीक है, ये चीज़ पहले आपने फिक्स करनी है, उसके बाद ही आपने नोट्स मेकिंग स्टार्ट करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका करंट अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर है, ऐसे का हमारा पेपर है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे और भी ऑप्शन सब्जेक्ट है या कंपलसरी सब्जेक्ट में इस्लामिक स्टडी है, उसके अंदर आपने आयात को कंपाइल करना है। ठीक है, इसी तरह हमारे ऑप्शन सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट कह के टॉपिक है बेसिकली उनके ऊपर आप नोट्स मेकिंग कर सकते हैं। अदरवाइज बाकियों को कोशिश करें आप जो है रीड करने की कोशिश करें, कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करें, उनके ऊपर आप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आई होप आपने इस चीज़ को यहाँ पर अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि हम एक लिटरेरी और फिलोसफिकल स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस के ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। देखिए, आज जो हमारे पास स्टेटमेंट रहने वाली है बेसिकली निकोलो मैकियावेली यहाँ पर क्या कहता है कि द वाइज मैन डज एट वंस व्हाट द फूल डज फाइनली। यहां पर यह बात की जा रही है कि अक्लमंद इंसान वही है जो अपना काम जो है वो विदाउट डिले जो है वो टाइम पर करे या वक्त पर करे। अब बेवकूफ़ जो है कह ले के इंसान वो है, आदमी वो है जो बेसिकली आज का काम जो है वो कल पर छोड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर अच्छे स्टूडेंट्स की, जो दाना स्टूडेंट्स है, जो अक्लमंद है, तो वो यहाँ पर क्या करते हैं, जो डेली बेसिस के ऊपर अपने टारगेट्स को यहाँ पर फिक्स करते हैं, उन्हीं को बेसिकली वो अचीव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आज का काम जो है वो कल पर नहीं डालते। उनका पर्पस होता है भाई आज जो हमने जो टॉपिक अगर कवर करने हैं तो कवर करने हैं, चाहे उसके लिए हमें रात के यहाँ पर 12 बज जाए या 4 ही क्यों ना बज जाए। ठीक है, टारगेट्स आपने लाजमी अचीव करने हैं। ठीक है, पर डे के हिसाब से। तो यही बात यहाँ पर की जा रही है कि वही काम अच्छा है जो टाइम पर किया जाए, वक्त पर किया जाए, उसके ही यहाँ पर नताइज हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, मुस्बत नताइज हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर अपनी प्रेपरेशन करते जाते हैं, ठीक है, और अपने टारगेट्स को भी अचीव करते जाते हैं, अपना काम जो है वो वक्त पर कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें इजी हो जाती है और आप सिविल सर्विस एग्जाम्स को क्रैक करने के काबिल भी हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपने बेवकूफ़ों वाली हरकत नहीं करनी कि आज का काम जो है वो कल पर छोड़ें। ठीक है, तो आई होप आपने इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर सीएसएस, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के पेपर के लिए। ठीक है, देखें, मैं पहले भी कहता हूं कि अब आपका करंट अफेयर जो है वो सिर्फ करंट अफेयर के पेपर तक नहीं रहा, बल्कि अब आपका करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के पेपर में यहां तक कि आपके बाकी ऑप्शन सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए जेंडर स्टडी,
ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर IR, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए जो हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट है इस्लामिक स्टडी, उसके लिए भी करंट अफेयर बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आज जो हमारे पास टॉपिक्स रहने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लाजमी नोट करना है। मैं बताता जाऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको जो है वो नोट करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए जो हमारे पास टॉपिक रहने वाला है वर्ल्ड बैंक एंड NFC अवार्ड। यहां पर रुक जाएं कि वर्ल्ड बैंक ने बेसिकली वेंसडे वाले दिन एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका नाम है स्ट्रेंथनिंग फिजिकल फेडरलिज्म इन पाकिस्तान। इसका जो क्रिटिसिज्म है बेसिकली वर्ल्ड बैंक का वो है NFC अवार्ड के ऊपर, ठीक है। अब NFC अवार्ड के ऊपर तारीफ भी है और क्रिटिसिज्म भी है, लेकिन हम सबसे पहले अंडरस्टैंड ये करेंगे कि ये फिजिकल फेडरलिज्म क्या चीज है, इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे और पॉलिटिकल पैटर्नज की भी बात करेंगे, सियासी सरपरस्ती, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखें पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इश्यू भी है, वो है फिजिकल डेफिसिट या फिजिकल क्राइसिस, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। अगर अभी देखा जाए तो प्रोविंसेस और यहां पर सेंटर के दरमियान में एक ही डिबेट चल रही है, वो है यहां पर NFC अवार्ड को लेकर, ठीक है। आपको पता है कि यहां पर जो NFC अवार्ड है वो आपका 7th यहां पर NFC अवार्ड है जो 2009 से चलता आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर वर्ल्ड बैंक ने काफी जो है इसके ऊपर क्रिटिसाइज भी किया है, तारीफ भी किया है। यहां पर पॉलिसी मेजर्स क्या हो सकते हैं इसके ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा। एक और चीज मैं क्लियर कर दूं कि फिजिकल फेडरलिज्म के ऊपर क्वेश्चन जो है वो आपका आ सकता है या फिजिकल डेफिसिट के ऊपर या फिजिकल क्राइसिस के ऊपर। अब इसके रिलेटेड हम बहुत सारे टॉपिक्स अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैं कवर कर चुका हूं। अब बार बार यहां पर स्टूडेंट्स बोलते हैं सर आप इस तरह ना बोला करें, क्या अब बार बार बोलते रहते हैं कि मैं प्रीवियस लेक्चर से अंदर कवर कर चुका हूं। देखें चीजें बताना पड़ती हैं, ठीक है, बताना पड़ती है कि ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम इस लेक्चर के अंदर इन डेप्थ में नहीं जा रहे। बताने का मकसद ये होता है क्योंकि चीजें आपकी बार बार रिपीट हो रही होती है, फिर ठीक है, वही चीजें बार बार आ रही होती है, इसलिए अच्छा होता है कि बता दिया जाता है कि ये चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसको बी पॉजिटिवली जो है वो सोचा करें। अब अगर देखा जाए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज थी मैं बताने वाला था कि पाकिस्तान के अंदर जो इश्यू है फिजिकल डेफिसिट या फिजिकल क्राइसिस, ये आपका पाकिस्तान अफेयर करंट अफेयर जो है यहाँ पर के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ तक कि आपके इस्लामिक स्टडी के अंदर जो है मुआशी इस्लामी मुआशी निज़ाम के साथ इसको रिलेट करके हुए भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपने नोट करना है। उसके बाद सेकंड टॉपिक हमारे पास रहने वाला है डाटा पॉलिसी। अब डाटा पॉलिसी के रिलेटेड हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर अभी हमने डिस्कस किया है कि डाटा पॉलिसी सॉरी डाटा गवर्नेंस पॉलिसी जो ड्राफ्ट बनाया गया है यहाँ पर अंटिल 10 जुलाई तक के पब्लिक रिव्यू लेने के लिए, तो ये बेसिकली जो पब्लिक का डाटा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया, ठीक है। लेकिन एक और चीज भी है यहाँ पर, इस तरह के मल्टीफेरियस पास्ट में भी अगर देखा जाए तो डिजिटल इनिशिएटिव लिए जा चुके हैं, लेकिन मसला सबसे बड़ा पता क्या आता है, मसला आता है इंप्लीमेंटेशन गैप, सबसे बड़ी हड्डल यहां पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाते, ठीक है। तो यहां पर टॉपिक यह है कि द लेजिस्लेटिव गैप है, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल डेफिसिट्स हैं, एनफोर्समेंट चैलेंजेस इन पाकिस्तान ड्राफ्ट डाटा गवर्नेंस पॉलिसी। तो भाई चैलेंजेस क्या है इसको इंप्लीमेंट करने में, उसके ऊपर भी डिस्कशन रहेगी, पॉलिसी मेजर के ऊपर भी हम जो है वो डिबेट करेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर पर हमारे पास जो टॉपिक रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली USA टू फॉर्म्स स्पेशलाइज्ड एंटी ड्रोन फोर्स की बात कर रहा है। अब ये क्यों कर रहा है इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। बात यह कर रहा है एसिमेट्रिक एयर थ्रेट्स, ठीक है, जिस तरह यहां पर ईरान की तरफ से किए गए, किसके ऊपर, गल्फ स्टेट्स के ऊपर, और यूएसए मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया। इसी तरह यूक्रेन की तरफ से 2025 के अंदर ऑपरेशन स्पाइडर वेब स्टार्ट किया गया था, जिसके अंदर रशिया के अंदर उसने घुसकर जो है इन डेप्थ में जाकर जो है वो इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक किया था, ठीक है। इसी वजह से कहीं ना कहीं पर ये यूएसए के अंदर फियर या डर देखने को मिला कि भाई अब हमें एंटी ड्रोन सिस्टम बनाना पड़ेगा। बात यहां पर की जा रही है एयर बेस मिसाइल सिस्टम, जिसके लिए $1.4 बिलियन की यहां पर डिमांड की गई है। किसकी तरफ से की गई है, यहां पर डिफेंस की तरफ से, कि भाई दें यहां पर जो है वो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए इसको नाम क्या दिया जा रहा है, न्यू मिलिट्री स्पेशलिटी की बात की जा रही है, द स्ट्रैटेजिक शिफ्ट। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर एक और मैं एग्जांपल दे दूं, ये चीज इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए। देखें अब किसी भी स्टेट के अंदर एंटी ड्रोन सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2025 की वॉर आप देख सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, तो फर्स्ट टाइम यहां पर पंजाब के अंदर एंटी ड्रोन यूनिट्स बनाए गए। देन फिर जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की थी कि KPK के अंदर
फर्स्ट टाइम जो है यहां पर एंटी ड्रोन सिस्टम बनाए गए, किसकी वजह से? टेररिज्म की वजह से, मिलिटेंट्स अटैक्स की वजह से। दूर क्यों जाते हैं? पाकिस्तान की तरफ से जो ऑपरेशन गजबुल हक यहां पर स्टार्ट किया गया और इन डेप्थ में जाकर जो है यहां पर मिलिटेंट्स के सेंचुरीज को यहां पर निशाना बनाया गया, ठीक है। तो ये क्या, किस चीज की बेस के ऊपर? बेसिकली यहां पर ड्रोन की बेस के ऊपर। तो यहां पर पाकिस्तान ने एंटी ड्रोन सिस्टम जो है अपना बनाया। उसके बाद इंडिया के जो यहां पर ड्रोन्स है किस तरह गिराए गए? टेक्नोलॉजी को यूज करके गिराए गए। तो यही बात की जा रही है, एंटी ड्रोन सिस्टम जो हमें देखने को मिला। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान भी जो है एंटी ड्रोन सिस्टम अपना बना रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है और करना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ भी चैलेंज फेस कर रहा है और इंडिया की तरफ से भी कर रहा है, ठीक है। यूएसए भी चाहता है कि भाई अब हम करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए वर्जीनिया जो उनके यहाँ पर स्टेट है उसके ऊपर भी जो कह लें कि यहाँ पर एयर बेस है उनकी, तो उनके ऊपर भी यहाँ पर ड्रोन जो है वो मंडलाते हुए नजर आए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डर पैदा हो चुका है कि भाई आप एंटी ड्रोन सिस्टम बनाना पड़ेगा, ठीक है, यही चीज है। फोर्थ नंबर पर है यूएसए साइंस डील टू बिल्ड एम्बेसी इन जेरूसलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2017 के अंदर ट्रंप की फर्स्ट टर्म के अंदर यहां पर ट्रंप ने कहा था कि भाई हम तेल अबीब से जो है यहां पर अपनी एम्बेसी को शिफ्ट कर रहे हैं। कहां पर कर रहे हैं? यहां पर जेरूसलम के अंदर। यहां पर एक और स्टेटमेंट है, बाकी डिटेल डिस्कशन हम आगे करेंगे। एक और है कि जो मार्क हुकाबी है यूएसए के एम्बेसडर इन इजराइल, उसने पता क्या कहा था प्रीवियस डेज में, जब यहां पर ईरान और यूएसए और इजराइल के दरमियान में वॉर चल रही थी। इसने कहा था कि यह सिविलाइजेशनल वॉर है, आइडियोलॉजिकल जो इसने स्टेटमेंट दी थी, ठीक है, कि यहां पर एक अच्छा होगा कि अगर इजराइल पूरे इलाके के ऊपर कब्जा कर ले या कंट्रोल कर ले। आज उसने क्या कहा है? उसने उसकी स्टेटमेंट है हुकाबी की कि भाई उसने सीधा कहा है कि गॉड ने, खुदा ने ये जो 3800 साल पहले ही डिसाइड कर दिया था कि ये जो जेरूसलम है बेसिकली कैपिटल रहेगा किसका? ज्यूस पीपल का, ठीक है। तो ये बात की जा रही है यहां पर। तो इसके अंदर जो डिबेट रहने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी नोट करना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रह गई लास्ट में वोकैब, और वोकैब आपको पता है कि डॉन न्यूज़पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, जितने तो नहीं लेकिन उनमें से 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो डेली बेसिस के ऊपर हम इधर डिस्कस करते हैं। 2 आपके सिनोनिम्स एंड विद 2 एंटोनिम्स। तो इस तरह अगर आपके 50 वर्ड्स बनते हैं तो आप डेली बेसिस के ऊपर अपनी वोकैब कंपाइल कर सकते हैं डॉन न्यूज़पेपर की, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। देखें, सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहेगा यहां पर फिजिकल फेडरलिज्म, जो कि मैंने पहले भी कहा है कि फिजिकल फेडरलिज्म जो है सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि फिजिकल फेडरलिज्म क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है हम आगे फर्दर जो इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो अब हम बात करते हैं फिजिकल फेडरलिज्म। देखें, सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड करें कि ये फिजिकल फेडरलिज्म क्या है। देखें, फिजिकल फेडरलिज्म एक ऐसा मालियाती निज़ाम है जिसके अंदर होता क्या है, आपके फेडरल, प्रोविंसेस और लोकल गवर्नमेंट के दरमियान में पावर, रेवेन्यू, टैक्स, उसके बाद एक्सपेंडिचर्स एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज की तकसीम को बोला जाता है। और यहाँ पर असूल तय किए जाते हैं कि इनको कैसे इस्तेमाल करना है, इसको बोला जाता है फिजिकल फेडरलिज्म। और आसान वर्डों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर यह देखा जाता है कि पैसा कैसे आएगा, पैसा कहाँ से आएगा और पैसे को इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये है हमारे पास फिजिकल फेडरलिज्म। आपको पता फेडरलिज्म ऑलरेडी अगर देखा जाए तो हमारे डिवीजन देखने को मिलती है पावर की। तो कितने यहाँ पर टायर्स है? 3 टायर्स हैं, फेडरल है, प्रोविंसेस है, उसके बाद आपकी लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है। तो यही है फिजिकल फेडरलिज्म है बेसिकली। यहाँ पर कह लें कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो है एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसका नाम है यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग फिजिकल फेडरलिज्म इन पाकिस्तान, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो मैं पहले भी यहाँ पर क्लियर कर चुका हूँ कि ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही है, फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल क्राइसिस इन पाकिस्तान। सबसे बड़ा मेजर इशू है इस वक्त की इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। ये टॉपिक आपका कहीं ना कहीं पर वो घुमाकर पूछ सकता है करंट अफेयर में, पाकिस्तान अफेयर में, या कहीं ना कहीं पर आपके ऐसे के पेपर में भी आ सकता है। फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल क्राइसिस या फिजिकल फेडरलिज्म इन पाकिस्तान, किस तरह इसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। अब अगर देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक ने सबसे पहले जो क्रिटिसाइज किया यहां पर 7th जो यहां पर हमारे पास रहेगा एनएफसी अवार्ड, नेशनल फाइनेंस कमीशन की बात की जा रही है, इसके ऊपर क्रिटिसाइज किया है कि बेसिकली जो टेक्निकल और लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए इसके ऊपर वो देखने को नहीं मिल रहा, बल्कि यहां पर क्या हो रहा है, पॉलिटिकल विल देखने को मिल रही है इसके ऊपर। अब इसके यहां पर फ्रेज कौन से यूज किए गए, यहां पर बेसिकली बात की जा रही है आर्बिट्रेरली डिटरमिन्ड पूल्स, अपने मनमानी तौर पर जो है यहां पर वसाइल्स को तकसीम किया गया, ठीक है। और किसने किया? यहां पर पॉलिटिकल लीडरशिप ने। उसके बाद अगर देखा जाए यहां पर हमारा विंडफॉल गेन्स, और यहां पर गैर मुतवक्के जो है यहां पर प्रॉफिट कमाया गया, किसकी तरफ से? प्रोविंसेस की तरफ से,
तो ये बात यहां पर कौन कह रहा है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से कहा जा रहा है। मैसिव रिसोर्सेज ट्रांसफर की अगर बात की जाए, अब 2002 से लेकर 2009 तक जो है यहां पर अगर जीडीपी की बात की जाए तो कितना परसेंट जा रहा था, बेसिकली बढ़ाया गया, ऐड किया गया, वो 3.2% ऐड किया गया। 2010 से लेकर 2024 तक जो है कितना इजाफा हुआ यहां पर रिसोर्सेज के ट्रांसफर में, जो प्रोविंसेस को ट्रांसफर किया गया किसके जरिए, एनएफसी अवार्ड के जरिए, ठीक है। तो यहां पर 5.1% ऑफ जीडीपी यहां पर इजाफा हमें देखने को मिला, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि यहां पर आगे वाली जो इंटरेस्टिंग चीज है वो आपने अंडरस्टैंड करनी है कि बेसिकली इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। रेवेन्यू हराब क्या है, डिस्पाइट दिस मैसिव फाइनेंशियल विंडफॉल फाइनेंसिंग डिड नॉट फॉलो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, बल्कि यहां पर इसका इशू क्या आ रहा है, यहां पर टेक्निकल जो यहां पर होना चाहिए ना, जो टेक्निकल फ्रेमवर्क वो बल्कि नहीं है, बल्कि क्या हो रहा है, इंडिकेटर वेट्स रिफ्लेक्टेड नेगोशिएटर पॉलिटिकल कंप्रोमाइजेस रादर देन क्लियर टेक्निकल और लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, बल्कि क्या है यहां पर पॉलिटिकल विल, ठीक है। क्या हुआ कि यहां पर बेसिकली कि सियासी तौर पर जो है रिसोर्सेज को तकसीम करने की यहां पर बात की गई और तकसीम किया भी गया। अब थोड़ा सा एनएफसी के ऊपर हम ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए एनएफसी का अवार्ड जो हमें यहां पर बात की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल अगर देखा जाए तो इसको 5 ईयर्स के बाद क्या होता है, इसके अंदर चेंजिंग्स करना जरूरी होते हैं, लेकिन नहीं किए गए, वही आगे दिए जा रहे हैं। अब इस एनएफसी अवार्ड के देखा जाए तो 57.5% जो है किसको जाता है, यहां पर प्रोविंसेस को जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, पॉवर्टी अगर देखा जाए, और यहां पर टैक्स कलेक्शन सबसे ज्यादा जिस प्रोविंसेस में यहां पर टैक्स कलेक्ट हुए हैं उसको यहां पर 5% ज्यादा दिए जाएगा, ठीक है, ये चीज भी है। और बाकी जो अगर देखा जाए 42.5% किसको जाएगा यहां पर एनएफसी अवार्ड का हिस्सा, फेडरल गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है। और फेडरल गवर्नमेंट आगे क्या डील करती है आपको पता है, करेंसी के सारे मामला तो उसके पास ही हैं। इसीलिए जो है एक लेक्चर का हमने डिबेट की थी कि अभी जो सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान में एक ही डिबेट चल रही है, वो है एनएफसी अवार्ड, जहां पर रिसोर्स जो दिए जा रहे हैं उसके अंदर कमी करने की बात की जा रही है। फेडरल गवर्नमेंट बात कर रही है भाई हमने डेट भी देना होता है, हमने बाकी चीजों को भी डील करना होता है, ठीक है, और आप जो है यहां पर इस रिसोर्सेज को काम, तो उसके अंदर हमने बात की थी कि रिसोर्सेज को काम करना सोल्यूशन नहीं है, लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आपका थर्ड टायर है गवर्नमेंट का फेडरलिज्म का, वो आपका यहां पर वीक पड़ा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, ये चीज आई होप आपने अंडरस्टैंड कर ली होगी। टोटली जो फोकस अगर जो हमें देखने को मिलेगा वो है यहां पर टेक्निकल एंड लीगल फ्रेमवर्क की कमी है एनएफसी अवार्ड के अंदर, ये बात की जा रही है। हालांकि अगर देखा जाए तारीफ क्या की है वर्ल्ड बैंक ने, ये की है कि ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है जिसके अंदर जो है वो ट्रांसपेरेंटली जो है यहां पर किया जाता है। वो देखिए हम पॉजिटिव साइड बात कर रहे हैं, एटलीस्ट ये तो हो रहा है ना कि प्रोविंसेस को जो है यहाँ पर रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। अब ये भी तारीफ के एक अच्छा निजाम है, लेकिन अब इसके अंदर हो क्या रहा है कि आगे करप्शन है या आगे थोड़ी सी यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी कंप्रोमाइज हो जाते हैं या ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन उसके ऊपर भी तो यहाँ पर क्रिटिसाइज किया है ना वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट के अंदर कि किस तरह जो है यहाँ पर फिजिकल फेडरलिज्म को यहाँ पर स्ट्रेंथन किया जा सकता है पाकिस्तान के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है और ये आपने अंडरस्टैंड करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूं, ये टॉपिक आपका जो है हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे करंट अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर है, ऐसे का पेपर है, ठीक है। पहले मैं क्लियर कर चुका हूं। मिस कैलकुलेशन ऑफ फंड्स की बात करेंगे, डाइवर्जेंट प्रोविंशियल आउटकम्स। सबसे पहले करंट एक्सपेंडिचर ट्रैप की बात करते हैं। देखें 2009 के अंदर अगर देखा जाए जिस तरह हमें 82% यहां पर ट्रांसफर देखने को मिल रहे रिसोर्सेज की, तो यहां पर एक्सपेंडिचर्स के ऊपर खर्च किए गए, किसके ऊपर, यहां पर एक्सपेंडिचर्स के ऊपर खर्च किए गए, ठीक है। अब इसी तरह फिजिकल 2023 देखा वर स्वेलोड बाय करंट एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। उसी तरह अगर देखा ड्राइविंग द रिकरेंट शेयर ऑफ द कंसोलिडेटेड प्रोविंशियल स्पेंडिंग फ्रॉम 60% टू ओवर यहां पर 80% पर पहुंच चुके हैं यहां पर स्पेंडिंग्स एक्सपेंडिचर्स। हो क्या रहा है यहां पर, एक तो यहां पर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं, सैलरीज को बढ़ाया जा रहा है और पेंशन्स बढ़ रही हैं आपकी, जिसकी माध्यम में हो क्या रहा है कि सारा पैसा इधर जा रहा है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर पैसा लगना चाहिए वो नजर नहीं आता अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, ठीक है। रिपोर्ट की बात की जा रही है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर हम बार बार जो बात करते हैं, मार्जिनलाइज्ड को अपलिफ्ट करें, लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करें, भाई कहां से करें, सारा तो बजट आपका जा रहा है यहां पर एनएफसी अवार्ड के जो शेयरिंग है वो किसके ऊपर जा रही है, एक्सपेंडिचर्स के ऊपर जा रही है, सैलरीज के ऊपर जा रही है, पेंशन के ऊपर जा रही है, तो किस तरह आगे सिस्टम चलेगा ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर अगर देखा जाए नेक्स्ट पॉइंट है रियल टर्म सैलरीज सर्ज बाय 250% यहां पर बढ़ चुकी है सैलरीज। पेंशन की बात करें तो यहां पर 330% बढ़ चुकी है, ठीक है। तो यहां पर पीछे पैसा बचेगा क्या,
कहां लगाएंगे? तो फिजिकल डेफिसिट आपका होगा ना, ये चीज भी है। अब अगर यहां पर देखा जाए, जहां पर फिजिकल के अंदर क्या होगा, आपका एक रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, दूसरा एक्सपेंडिचर्स है, ठीक है, ये चीज है। तो हर बार जो है वो स्पेंडिंग ज्यादा होती जा रही है, एक्सपेंडिचर ज्यादा होते जा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि आपका रेवेन्यू कम होता जा रहा है, टैक्स कलेक्शन सही से हो नहीं पा रही, जहां से करनी चाहिए नहीं हो पा रही, टैक्स एग्जम्पशन दी जा रही है, ठीक है, उसके बाद सब्सिडीज दी जा रही हैं, वही क्रोनिक कैपिटलिज्म चलती आ रही है। तो ये चीज है बेसिकली यहां पर जो है वर्ल्ड बैंक ने कही है, ठीक है। अब पॉलिसी मेजर्स क्या हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। देखिए मैं पहले भी डिस्क्लेमर दे रहा हूं, हमारा पर्पस किसी को यहां पर क्रिटिसाइज नहीं करा, हमने एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन करनी है जो हमारे एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये चीज है। अब अगर यहां पर देखा जाए स्पेंडिंग एंड इन परफॉर्मेंस की बात की जा रही है, द रिपोर्ट अंडरस्कोर्स द कंप्लीट डिस्कनेक्ट बिटवीन द इंक्रीज फंडिंग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम्स। तो अभी मैंने ये चीज आपको क्लियर कर दी है पहले कि ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा नहीं किया जा रहा, इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा, बल्कि कहां पर जा रहा है सारा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के ऊपर। सिंध की बात करेंगे, सिंध और बलोचिस्तान की बात करेंगे, भाई इसके अंदर डेवलपमेंट देखने को नहीं मिले, इसके एक्सपेंडिचर्स उल्टा बढ़े हैं, ठीक है। पर कैपिटा एजुकेशन देख लें, देखें भाई पीछे कुछ बचेगा तो एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करेंगे ना, है ना। अब ये भी चीज है, ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर क्या आता है, सबसे पहले एजुकेशन आती है, हेल्थ आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, उसके बाद आपका रोजगार आता है जो आपने प्रोवाइड करना है। लेकिन वो क्या हो रहा है कि यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, कंप्रोमाइज हो रहा है, असल इशू यहीं पर यही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर केपी के अगर देखा जाए कंपैरेटिवली तो एजुकेशन के ऊपर ज्यादा स्पेंडिंग देखने को मिली, थोड़ा अच्छा काम देखने को मिल रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पंजाब का नाम नहीं लिया गया। तो ये है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, स्ट्रेंथनिंग फिजिकल फेडरलिज्म इन पाकिस्तान। सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म किसके ऊपर है, एनएफसी अवार्ड के ऊपर। और एनएफसी अवार्ड किसकी बेस के ऊपर यहाँ पर डिवाइड होता है आपका, जैसा कि मैंने पहले बताया, पॉपुलेशन है, पॉवर्टी है, उसके बाद यहाँ पर टैक्स कलेक्शन। सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन कहाँ से होती है, पंजाब से होती है या कराची, सॉरी या सिंध से होती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, भाई कराची का नाम आ गया, आजकल कराची के ऊपर बड़ी डिबेट चल रही है ना, ये भी चीज है ना, वो हम डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर्स में पहले भी। अब यहां पर अगर देखा जाए हिस्टोरिकल बेसलाइन की बात की जाए तो बजट के ऊपर बात की जाए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दें। यहां पर पॉलिटिकल इकोनॉमी, गवर्नेंस फेलियर्स एंड वे फॉरवर्ड, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने लाजमी रखना। एक तो है पॉलिटिकल इकोनॉमी, क्या यहां पर सबसे पहले देखा जाए पॉलिटिकल इकोनॉमी, यही बात यहां पर कर रहा है वर्ल्ड बैंक कि आपका यहां पर सियासी इंटरेस्ट सारा देखने को मिल रहा है पीछे, जो भी रिसोर्सेज यहां पर तकसीम किए जा रहे हैं उसका टेक्निकल या लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए। तो बात यह की जा रही है कि वो नजर नहीं आता, बल्कि यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर जो है वो पॉलिटिकल विल देखने को मिल रही है, ठीक है, सियासी बुनियाद पर जो मुआशियत हमें देखने को मिल रही है। पावर कंसोलिडेशन ओवर आउटकम्स है। वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है कि पाकिस्तान फिजिकल फेडरलिज्म क्राइसिस आर नॉट टेक्निकल फेलियर्स। तो बात सारी यहां पर आती है कि जो पाकिस्तान का फिजिकल फेडरलिज्म क्राइसिस है वो टेक्निकल फेलियर की वजह से नहीं है, बल्कि किसकी वजह से, यहां पर अगर देखा जाए इंस्टेंटिव स्ट्रक्चर्स वेयर कंट्रोलिंग मनी क्रिएट्स बाय पॉलिटिकल पावर, बस यही चीज है। उसके बाद है कोalition पैटर्नेज नेटवर्क्स की अगर बात की जाए तो आपको पता है कि यहां पर किसके फेवर में सारी पॉलिसीज बन रही है। भाई सबसे पहले अगर देखा जाए यहां पर टू सस्टेन एलीट रूलिंग कोalitions है, ब्यूरोक्रेटिक नेटवर्क्स हैं, ठीक है, एम्बेडेड विद इन द प्रोविंशियल स्टेट मशीनरी। तो अब ये चीजें भी हमें देखने को मिल रही है, आप ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि अगर देखा जाए तो ये चीजें हमें देखने को मिल रही है। अब इसके अंदर देखा जाए तो सोल्यूशन क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। सबसे पहले डेवोल्यूशन, अगर हिस्ट्री में अगर देखा जाए ना तो मैं एक ही डेवोल्यूशन प्लान को यहाँ पर कहीं ना कहीं पर जो है वो फेवर करता है, वो भी है आपका डेवोल्यूशन प्लान 2001 की बात कर रहा हूं मैं, मुशर्रफ के दौर के, ठीक है। उसने फिर भी यहाँ पर थोड़ा निचले दर्जे तक गई, यहाँ पर डोर स्टेप डेमोक्रेसी देखने को मिली। आज भी वही है बात देखने को मिल रही है या की जा रही है कि भाई लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करो, लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करो। यहां तक कि हमने इशरत हुसैन साहब वाला जो एक टॉपिक डिस्कस किया था उसके अंदर भी यही कहा गया था इशरत हुसैन साहब की तरफ से कि भाई यहां पर क्या करो कि लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करो बजाय इसके न्यू प्रोमिसेस बनाने के, है ना, यह चीज भी बात की गई यहां पर। तो उसके बाद अगर देखा जाए प्रोविंसेस को क्या करना चाहिए, आगे फर्दर जो है डिवीजन करनी चाहिए, रिसोर्सेस की करनी चाहिए। उसके बाद अगर देखा जाए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वगैरह सारी चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर्स में। ऑथर्स आर्ग्यूड दैट सॉल्यूशन इज नॉट टू रिवर्स द 7th एनएफसी अवार्ड और रीसेंट्रलाइज अथॉरिटी बैक टू फेडरल गवर्नमेंट, बल्कि क्या करना चाहिए, द कंट्री मस्ट परस्यू डिपर डाउनवर्ड डेवोल्यूशन टू लोकल गवर्नमेंट्स और री एस्टैब्लिश स्ट्रिक्ट इलेक्टोरल एंड डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी टू वोटर्स। तो ये सारी गेम आ जाते हैं यहाँ पर अब इलेक्शंस के ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें सिंध ने कहा है कि भाई हम अगले साल इलेक्शंस करवाएंगे, पंजाब की तरफ से यहाँ पर साइन हो चुके हैं लेकिन डेट फिक्स नहीं की जा रही, कभी बोला जा रहा है अगस्त के अंदर, कभी कब, तो यहाँ पर यह चीज़ भी है। तो प्रॉपर यहाँ पर इलेक्शंस का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
लोकल गवर्नमेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये भी चीज़ है, तो ये टॉपिक आप लाजमी जो है वो नोट करेंगे फेडरलिज्म को लेकर, फिजिकल फेडरलिज्म को लेकर, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो फिजिकल डेफिसिट को, ठीक है। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव गैप की, बात करते हैं यहाँ पर डाटा गवर्नेंस पॉलिसी जो 2026 बनाई गई, ठीक है। अब ये 2026 जो पॉलिसी बनाएगी, मैं पहले भी कहता हूं कि इस तरह के डिजिटल जो है यहाँ पर इनिशिएटिव पहले भी जो है वो लिए जाते रहे, लेकिन मसला आ रहा है यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन गैप का, इंस्टीट्यूशन डेफिसिट का, इन्फोर्समेंट चैलेंजेस इन पाकिस्तान। तो सबसे पहले अगर देखा जाए वो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी चाहिए, ठीक है। टेक्निकल अगर देखा जाए तो यहाँ पर लेबर फोर्स भी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज की भी जरूरत रहेगी, तो ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए मॉडर्नाइजेशन एंड द नीड फॉर स्ट्रक्चर एक्सेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है। अगर देखा जाए पॉजिटिव माइलस्टोन है द आईटी मिनिस्ट्री है, तो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। डाटा गवर्नेंस पॉलिसी 2026 रिप्रेजेंट्स अ प्रोग्रेसिव स्टेप टुवर्ड मॉडर्नाइजिंग पाकिस्तान पब्लिक सेक्टर डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहां पर क्या किया जाए, मॉडर्नाइज किया जा रहा है पाकिस्तान का पब्लिक सेक्टर जो डाटा मैनेजमेंट सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है, ठीक है। अब ये चीज हमने पीछे नहीं डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, ठीक है। द स्टेट्स टूल फॉर गवर्नेंस है, तो यहां पर ये डाटा हेल्प भी करेगा यहाँ पर गवर्नमेंट का या गवर्नेंस को भी, ठीक है। डाटा लेड डिसीजन मेकिंग हैज बिकम वाइटल फॉर इंप्रूविंग पब्लिक सर्विस डिलीवरी। तो अब डाटा जो है किस तरह जो है गवर्नेंस के लिए अपना रोल प्ले करेगा, तो सबसे पहले अगर देखा जाए सोशो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज यहाँ पर बनाई जाएंगी वो बनाई जा सकती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर किस तरह आप बात कर रहे हैं, देखें जब यहाँ पर पब्लिक का प्रॉपर डाटा होगा गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट इजीली जो है यहाँ पर पब्लिक को सामने रखते हुए जो है वो सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज बना सकती है ना, क्योंकि उनके पास एग्जैक्ट डाटा है। तो सारा इशू जो पाकिस्तान के अंदर आ रहा है वो सबसे बड़ा है यहाँ पर डाटा का इशू, चाहे इंडिया है, नेबर कंट्री इंडिया है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है वो डाटे का है कि डाटा से ही यहाँ पर पब्लिक का नहीं है, कि अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अब देखें 2023 डिजिटल सेंसस हुई है 2023 के अंदर, तो बहुत सारे यहाँ पर कभी पॉपुलेशन कम होते हुए नजर आ रही, कभी ज्यादा होते हुए नजर आ रही है, इसके ऊपर भी एक डिबेट रही है। अगर यही एक परफेक्ट या कह लें कि एक कंप्लीट डाटा हो गवर्नमेंट के पास, तो इजीली जो है यहाँ पर रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह भी रहेगी। मैं उसके बाद हमारे पास रहेगी यहाँ पर रेगुलेटिंग डिजिटल मार्केट प्लेस टैक्स कलेक्शन। अब यहाँ पर देखें डाटा सही होगा तो टैक्स भी अच्छे से कलेक्ट किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, जब यहां पर सब्सिडी दी जाएगी या रिलीफ दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं पर डाटा परफेक्ट होगा, कंप्लीट होगा, तो यहां पर कहीं ना कहीं पर जो है वो कह ले कि उन तक भी पहुंचेगी, ठीक है। ये चीज भी है। उसके बाद लेकर तो ये सब्सिडीज और एग्जाम्पशन तो बंद ही होनी चाहिए, क्योंकि ये कभी भी पब्लिक के फेवर में तो जा नहीं रही, ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म है। मैचिंग अगर देखा जाए प्राइवेट बैंकिंग इन्फॉर्मेशन है टू ब्रॉडन द टैक्स नेट, ठीक है। तो ये फायदे हैं यहाँ पर डाटा से। रेगुलेटरी नेसेसिटी की अगर बात की जाए, देखें अब लीगली जो है ना यहाँ पर बाइंडिंग फ्रेमवर्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब ये उतनी देर तक जो है वो मॉडर्नाइज या हम इसको जो है वो कह के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कामयाब नहीं बना सकते जितनी देर तक हम लीगल फ्रेमवर्क नहीं बना लेते इसका, ठीक है। क्योंकि मसला सारा आ रहा है यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन का, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन इसकी किस तरह की जाएगी। प्राइवेसी फाउंडेशंस की बात की लेजिस्लेटिव वैक्यूम है, तो ये आपको पता है कि प्राइवेसी की हमने बात की थी कि अगर कोई भी यहाँ पर कह लें कि गवर्नमेंट के कोई भी एंटिटी अगर आपका डाटा यहाँ पर यूज कर रही है, किस टाइम कर रही है, किस मकसद के लिए यूज कर रही है, तो आपके पास एक्सेस होगी कि आप जान सकते हैं कि ये डाटा क्यों यूज किया गया, कब यूज किया और किसने यूज किया है। तो यहाँ पर स्टेट और कस्टोडियन ये पॉइंट आप डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। पहले यहाँ पर स्टेट और कस्टोडियन, भाई स्टेट यहाँ पर डाटा की मालक नहीं है बल्कि कस्टोडियन है, निगहबान है। ये बात की अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है कि वाकई निगहबान भाई कहा जा रहा है, ठीक है। पॉजिटिव इंक्लूजन की बात की जा रही है। फ्रेमवर्क सेट्स द राइट नोट्स बाय प्रायोरिटाइजिंग ओपन डाटा एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर ओपन डाटा एक्सेस होगा, जहाँ पर भी जो वो लोग जा सकते हैं, यहाँ पर अपने डाटा को चेक कर सकते हैं। लीगल डेफिसिट की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो यहाँ पर इन्फोर्समेंट इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या रहा है, एक तो आपके पास जो है वो कह लेके स्टैच्यूटरी जो है यहाँ पर बैकिंग नहीं है। उसके बाद जो यहाँ पर कह लेके पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसको प्रॉपरली जो है यहाँ पर इनएक्ट नहीं किया गया, उसको भी यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं किया गया। अब इस डाटा को कौन यहाँ पर देखेगा, मैंने पीछे भी कहा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि ये बात की गई थे, पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी किसके तहत, किस एक्ट के तहत, डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट 2025 के तहत इसको इन्फोर्स करेगी, डिजिटल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी 2026 को, ठीक है।
ये चीज भी है। अब इनिशिएटिव तो पहले भी लेकर जाते रहे, जैसे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर पॉलिसी थी, जैसे मैंने पहले बताया 2025 के अंदर बनाई गई, लेकिन आगे जो है उसको आगे इंप्लीमेंट नहीं किया गया। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इशू है। इंस्टीट्यूशनल बोटलनेक्स की बात की जा रही है, वही बात यहां पर आ गई है कि पाकिस्तान स्टेट इंस्टीट्यूशन पोजेस अ टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, पॉलिटिकल इकोनॉमी नीडेड टू स्ट्रिक्टली इन्फोर्स एंड अडेयर टू दिस डाटा प्रैक्टिसेस। ठीक है, उसके बाद है लैक ऑफ इंडिपेंडेंस ओवरसाइट है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है यहाँ पर पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी गैप की अगर बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर द ऑथर वाज अगेंस्ट द रिपीटेड पाकिस्तान हिस्ट्री अनाउंसिंग दैट हाई प्रोफाइल एम्बिशियस डिजिटल इनिशिएटिव्स, लेकिन उनकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाई। तो ये कहा यही जा रहा है कि ये जो ड्राफ्ट यहाँ पर बनाया गया है कह के डाटा गवर्नेंस पॉलिसी वाला, इसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। तो आई होप आपने इस टॉपिक को भी अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिमेट्रिक एयर थ्रेट्स की बात की जा रही है, रीअसेसिंग यूएसए फॉरवर्ड बेसिस वल्नरेबिलिटीज पोस्ट ऑपरेशन स्पाइडर वेब 2025, जो यहां पर यूक्रेन ने बेसिकली जो है वो स्टार्ट किया था, किसके अगेंस्ट, जो है वो रशिया के। हम बात करने वाले हैं यहां पर न्यू मिलिट्री स्पेशलिटी की बात कर रहे थे हम। यूएसए ने कहा है कि हम एंटी ड्रोन फोर्स बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट रहेगा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू मिलिट्री स्पेशलिटी की बात की जा रही है, स्ट्रैटेजिक शिफ्ट। इसके अंदर बात की जा रही है बेसिकली, जैसे मैंने पहले भी कहा, न्यू मिलिट्री स्पेशलिटी की बात की जा रही है। स्पेसिफिकली अगर बात की जाए यहां पर अपने इंस्टॉलेशन को डिफेंड करने के लिए इन्होंने बात किया कि यहां पर एंटी ड्रोन जो है यहां पर फोर्स बनाई जाएगी। अब यहां पर अगर देखा जाए एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल, इसका मतलब होता है कि दुरुस्त निशाने वाले मिसाइल्स। अब यह बात किस केस में की जा रही है, यहां पर यूक्रेन जो स्पाइडर की बात की जा रही है ऑपरेशन की, जो कि मैंने पहले भी कहा है कि 2025 के अंदर यहां पर क्या हुआ कि यूक्रेन ने क्या किया, रशिया के अंदर जो इंस्टॉलेशंस है इन डेप्थ में उसको टारगेट किया। किसके जरिए किया, यहां पर ड्रोन के जरिए टारगेट किया। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि भाई ये अगर उसके इन डेप्थ में जाकर ये टारगेट कर सकते हैं, तो जिस तरह हमने यहां पर एक्सपीरियंस किया ईरान के साथ, यूएसए की तरफ से बात ये मतलब ये कंसीडर किया जा रहा है कि जिस तरह हम यहां पर ईरान के साथ वॉर लड़े, तो भाई ईरान ने तो सिमेट्रिकल यहां पर जो है वो कह लेके रिटेलिएट किया। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो गल्फ के अंदर जो यूएसए मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया, बिल्कुल सस्ते ड्रोन्स के साथ टारगेट किया गया। तो यही यूएसए चाहता है कि अब यहां पर एंटी ड्रोन फोर्स बनाई जाएगी। ठीक है, यही बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, उसके बाद है कंपोजिट डिफेंस यूनिट की बात की, अकॉर्डिंग टू एयर एंड स्पेस फोर्सेस मैगजीन्स। ठीक है, एयर एंड स्पेस फोर्सेस मैगजीन्स की बात कर रहा हूं मैं। पेंटागन कह रहा है कि यहां पर वेल एस्टैब्लिश्ड एयर बेस्ड डिफेंस यूनिट्स। ठीक है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह पंजाब के अंदर जो है बनाए गए, किसके अगेंस्ट, बेसिकली यहां पर इंडिया के, क्योंकि इंडिया के साथ टसल चल रही है, अफगानिस्तान की तरफ से टेररिज्म का खतरा है, तो ये चीज है। कुछ सिलेक्टेड यहां पर एयर बेसिस की गई जिसके ऊपर बनाए जाएंगे यहां पर। दीज यूनिट्स वेल पूल पर्सनल फ्रॉम डाइवर्स मिलिट्री फील्ड्स है इनटू यूनिफाइड टीम्स फॉर फोकस्ड ओनली ऑन ट्रैकिंग। सबसे पहले इसका फोकस किसके ऊपर है, एक तो यहां पर ट्रैकिंग है, उसके बाद डिटेक्टिंग है, उसके बाद यहां पर डिस्ट्रॉइंग एरियल थ्रेट्स। ठीक है, उनको तबाह करना है। डोमेस्टिक रियलिटी चेक की अगर बात की जाए यहां पर, तो 2023 के अंदर बेसिकली क्या हुआ था, 2023 वर्जीनिया के अंदर लैंगले जो यहां पर एयरफोर्स बेस है, इसके ऊपर ड्रोन बेसिकली मंडलाता हुआ नजर आया, जिसकी बेस के ऊपर कहा यूएसए ने भाई यहां पर हमें एंटी ड्रोन फोर्स बनाने पड़ेंगे। इसके अलावा एज वेल एज ओवर मिलिट्री बेसेस इन उता, उसके बाद ओयो ग्रेट यहां पर ब्रिटेन, तो इसके ऊपर भी यहां पर इस तरह की चीजें देखी गई। तो इसलिए यहां पर यूएसए चाहता है कि अब एंटी ड्रोन सिस्टम, एंटी ड्रोन यहां पर जो है वो यूनिट्स बनाए जाएंगे, ताकि ये जो ड्रोन्स के अटैक्स है डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, एसिमेट्रिकल जो टैकट्स है ये बढ़ती जा रही है, इनको किस तरह रोका जा सकता है। ठीक है, जिस तरह उसको अभी हार का सामना करना पड़ा यहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान की तरफ से, ईरान ने जिस तरह एसिमेट्रिक टैकट्स का यूज किया, मिलिट्री स्ट्रैटेजीज का यहां पर यूज किया, यूएसए मिलिट्री बेसिस को सस्ते ड्रोन्स के साथ जो वो टारगेट किया गया। ये चीज यहां पर भी बेसिकली यहां पर लो कॉस्ट यहां पर ड्रोन स्ट्राइक्स। ठीक है, उसके बाद है ग्लोबल ट्रिगर्स है लेसन्स फ्रॉम मिसाइल्स की अगर बात करें मिडिल ईस्ट एंड यूक्रेन, तो यहां पर ये मैंने पहले एग्जांपल दे दी है, यहां पर मिडिल ईस्ट फेलियर्स की बात कर रहे थे हम। ठीक है,
तो उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर अल उदैद एयर बेस जो कतर के अंदर है उसके ऊपर भी निशाना बनाया गया, किसकी तरफ से, बेसिकली यहाँ पर ईरान की तरफ से, ठीक है। इन शॉर्ट अगर देखा जाए यूक्रेन ऑपरेशन स्पाइडर वेब है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह जो है यहाँ पर क्या है। इंडो पैसिफिक डेफिसिट की अगर बात की जाए तो इसके अंदर भी यहाँ पर चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जापान के अंदर जो सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर जो मिलिट्री बेसेस अगर देखा जाए तो वो जापान के अंदर पाई जाती है, 100 प्लस है, 102 से भी ज्यादा है आई थिंक। तो 100 प्लस हमें जो मिलिट्री बेसिस दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कहां पर हमें देखने को मिलती हैं, वो है आपकी यहां पर जापान के अंदर, ठीक है। तो ये बात भी की जा रही है। ट्रक लॉन्च्ड FPV ड्रोन्स, ठीक है, यूक्रेनियन फोर्सेस यहां पर डेसिमेटेड। तो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर रहेगा हमारे पास पॉइंट, मिलिट्री ऑफिशियल कंसीडर दैट यूएसए मिलिट्री, यहां पर आर्मी, यूएसए आर्मी करंट पैट्रियट मिसाइल्स डिफेंस बैटरीज आर टू फ्यू टू प्रोटेक्ट एवरी क्रिटिकल एयर फोर्स। तो यहाँ पर भाई ना का अभी जो है वो इस काबल नहीं है, तो इनको काबल बनाया जाएगा। फाइनेंशियल एलोकेशन की बात की जा रही है, तो मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पर एयर बेस मिसाइल सिस्टम बनाने की बात की जा रही है, ठीक है, जिसका पर्पस क्या होगा, यहाँ पर ड्रोन को रोकना। फाइनेंशियल एलोकेशन एंड फ्यूचर टाइमलाइन, बजटरी रिक्वायरमेंट्स की यहाँ पर बात की जाए। एयरफोर्स सेक्रेटरी है जो डॉक्टर ट्रॉय जो है ई मैनक यहाँ पर टेस्टिफाइड बिफोर कांग्रेस दैट बेस डिफेंस हैज बिकम टॉप टायर ऑपरेशनल प्रायोरिटी, ठीक है, जिसके लिए यहां पर चाहिए $1.4 बिलियन, ठीक है। और यह किसमें यहाँ पर इन इट्स प्रपोज्ड 2027 डिफेंस बजट टू फाइंड डेडिकेटेड एयर बेस, यहाँ पर इस चीज की एयर बेस मिसाइल सिस्टम या डिफेंस नेटवर्क बनाने की बात की जा रही है, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन ट्रैजेक्टरी की अगर बात की जाए, एयरफोर्स हैज नॉट येट रिलीज एन ऑफिशियल ऑपरेशनल डेडलाइन फॉर एंटी ड्रोन यूनिट्स। अभी तक कोई ऑफिशियल यहाँ पर जो है वो इस तरह की डेडलाइन नहीं आई है, ये भी आपने ख्याल रखना है। मिलिट्री लीडर्स कॉशन दैट ड्राफ्टिंग ब्रांड न्यू स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग curricula and integrated this new defensive role across the active duty force will take several years to fully mature, ठीक है। तो ये बात यहां पर की जा रही है। तो आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि बेसिकली यूएसए को भी आप समझ आ गए कि भाई अब हमें भी एंटी ड्रोन सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज भी है। तो आई होप आपने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप कह लें कि जो पास्ट में काम रोके गए थे वही हमें यहाँ पर जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप का इरा जो हमें फर्स्ट 2016 से लेकर 2020 तक हमें देखने को मिला, ठीक है। उसके अंदर क्या डेवलपमेंट हुई थी कि बेसिकली जो ये कहा गया था कि जो तेल अबीब से बेसिकली यूएसए क्या करेगा, अपनी एम्बेसी को ट्रांसफर करेगा, किधर करेगा, यरूशलेम के अंदर। तो अभी यहाँ पर जो मैं स्टेटमेंट कहने वाला हूँ, यहाँ पर जो कही गई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी नोट करनी है। साइनिंग परमानेंट एम्बेसी एग्रीमेंट्स यहाँ पर साइन किया गया है वेंसडे वाले दिन, ठीक है। तो वेंसडे अगर देखा जाए तो हमारे पास 1 जून बनेगा, ठीक है। तो 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई जो हमारा यस्टरडे की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। कंसोलिडेशन ऑफ डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है। द यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ साइंड फॉर्मल लैंड एलोकेशन एग्रीमेंट विद इजराइल टू बिल्ड परमानेंट, यहाँ पर इजराइल के साथ एग्रीमेंट हुआ है कि परमानेंट एम्बेसी बनाने जा रहा है यरूशलेम के अंदर, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड एम्बेसी होगी कंपाउंड एट द अल-नबी साइट इन सदर्न यरूशलेम। तो वहां पर आपको पता है कि ये बनाने जा रहा है अपनी एम्बेसी परमानेंट, और किसके साथ यहाँ पर साइन हुआ है, बेसिकली इजराइल के साथ। फुलफिलिंग द 20 यहाँ पर 17 की बात की जा रही है, 2017 की। 2017 के अंदर क्या हुआ था कि न्यू कंपाउंड मूव्स बियॉन्ड टेम्परेरी फ्रैगमेंटेड ऑफिसेज बाय कंसोलिडेटेड वाशिंगटन मिशन, ठीक है। दिस फॉलोज द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिसंबर 2017 के अंदर कहा था डिसीजन टू रिकॉग्नाइज यरूशलेम एज ए इजराइल कैपिटल एंड मूव ऑपरेशंस आउट ऑफ द तेल अबीब। तो तेल अबीब से यहाँ पर हटकर जो है वो क्या करेगा, यहाँ पर यरूशलेम के अंदर अपनी एम्बेसी को शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अनब्रेकेबल अलायंस, आपको पता है कि यहाँ पर अभी जो है वो कह ले के जो एग्रीमेंट साइन हो रहा था, इसके दरमियान में अगर देखा जाए तो यहाँ पर यूएसए के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं और यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर जो यहाँ पर इजराइल के, इनके दरमियान में काफ़ी तल्ख कलामी भी देखने को मिली। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है जो यूएसए के बेसिकली यहाँ पर मार्क रूबियो, उन्होंने भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया। बाकी को जेडी वैंस ने भी यहाँ पर कहा कि भाई लेबनान के अंदर जो है अटैक को रोका जाए, इजराइल को यह बोला, ठीक है, ताकि आगे एग्रीमेंट किया जा सके, ठीक है। तो ये चीज़ भी है। तो इजरायली यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर है गैदन से यूएसए एम्बेसडर माइक हुकाबी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। डिक्लेयर्ड साइनिंग हिस्टोरिक एंड माइलस्टोन दैट डिपेंड्स द स्ट्रेटेजिक एंड इररिप्लेसेबल पार्टनरशिप बिटवीन बोथ कंट्रीज। तो इसके क्या ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता, यहाँ पर यूएसए और इजराइल जो है क्लोजेस्ट जो है यहाँ पर पार्टनर्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। ये बात हुकाबी ने भी कही है यहाँ पर। मार्क हुकाबी जो एम्बेसडर है बेसिकली,
उसके बाद है यहाँ पर एक्सप्लिसिट, अगर बात की जाए यहाँ पर आइडियोलॉजिकल शिफ्ट, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स, मैंने पहले भी कहा था कि जब यहाँ पर यूएसए और ईरान के दरमियान में वॉर देखने को मिली, तब भी जो है यहाँ पर यही वो हुकाबी था जिसने कहा था कि भाई इजराइल अच्छा होगा कि अगर पूरा यहाँ पर खित्ते के ऊपर कंट्रोल कर ले, ठीक है। तो आज भी उसकी वही स्टेटमेंट देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर देखा जाए एम्बेसिडर्स प्रोक्लेमेशन की बात किया ड्यूरिंग द, बाद में उसने कवर भी किया कि नहीं नहीं मैंने तो वैसे ही कह दिया, ये रिलीजियसली पॉइंट ऑफ व्यू था तो इसलिए कह दिया, उसने बाद में कवर भी किया, ठीक है। तो ड्यूरिंग द साइनिंग सेरेमनी यहाँ पर देखा जाए एट इजराइल फॉरेन मिनिस्ट्री, एम्बेसिडर हुकाबी यहाँ पर क्या कहा है कि जेरूसलम द इटर्नल इंडिजिनस एंड फॉर एवर कैपिटल फॉर द ऑफ द जूश पीपल। तो अगर देखा जाए तो भाई यह जूश पीपल का ही है, ठीक है। और यह बात उन्होंने यहां पर कही है, थियोलॉजिकल फ्रेमिंग हुकाबी इन्फ्यूज्ड थियोलॉजिकल रेटोरिक इनटू द डिप्लोमेटिक लेआउट स्टेटिंग दैट गॉड मेड दैट डिसीजन 3008 ईयर्स, 3800 साल पहले ये खुदा ने फैसला कर लिया था, ठीक है। आप फ्रेमिंग द परमानेंट एम्बेसी कॉम्प्लेक्स एज द फ्रेम मदरशिप ऑफ डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज। तो जितनी भी डिप्लोमेटिक सफारतकारी की सरगर्मियां होगी वो मदरशिप का मतलब होता है यहाँ पर मरकजी मरकज की बात की जा रही है जो बनाया जा रहा है, ठीक है, या एम्बेसी की बात की जा रही है, ठीक है। तो आप ये इस तरह की स्टेटमेंट आप दे सकते हैं, थियोलॉजिकल स्टेटमेंट्स, ठीक है। डिपार्चर फ्रॉम इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड करंट कंटेक्स्ट की बात की जाए तो ब्रीचिंग डिप्लोमेटिक प्रेसिडेंट द कंस्ट्रक्शन एक्सप्लिसिटली सिमेंट्स अ ब्रेक फ्रॉम द डेकेड्स ऑफ द ट्रेडिशनल, ये तो हमेशा से यहाँ पर यूएसए की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा भी रहा है। कभी ये भी हिस्सा रही थी कि यहाँ पर पैलेस्टाइन को एज ए जो वो कह ले के फाइनल स्टेटस दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि पाकिस्तान का जो स्टांस था कि भाई पाकिस्तान जो है वो पैलेस्टाइन को एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट यहाँ पर कंसीडर करता है, और जितनी देर तक इसको ये स्टेटस नहीं मिल जाता स्टेटहुड वाला पाकिस्तान जो है यहाँ पर इजराइल को बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें हम सारी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। ये चीज़ भी अब देखें, मैं बार बार कहता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर कहने का मतलब ये है कि बार बार मटीरियल आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आप बेटर है कि आप जो है दोबारा उनको जाकर सुने, ठीक है। उसके बाद है कंटेस्टेड सॉवरेनिटी की अगर बात की जाए, एग्रीमेंट है यहाँ पर आपको पता है कि इंटरनेशनल कंसेंसस, ठीक है। और सॉरी यहाँ पर वाइल इजराइल क्लेम्स है यहाँ पर द एंटायर सिटी एट इट्स अनडिवाइडेड कैपिटल पोस्ट, अगर देखा जाए 1967, ये पहले भी मैं कह चुका हूँ, ईस्टर्न पैलेस्टाइन के ऊपर किसने यहाँ पर कब्जा कर लिया, इजराइल ने कर लिया, कर सारा क्लेम करता है कि भाई उसी वक्त इसने डिक्लेयर कर दिया था कि ये जेरूसलम जो है किसका कैपिटल है, यहाँ पर इजराइल का कैपिटल है। जियोपॉलिटिकल टाइमिंग की बात की जाए, द परमानेंट कैंपस ऑफ एग्रीमेंट इमीडिएटली फॉलोज द जॉइंट यूएसए इजराइली मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट ईरान, इट ऑल्सो कम्स एंड रिपोर्टेड इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन प्रेसिडेंट। यहाँ पर बात यह की जा रही है कि यहाँ पर यूएसए और इजराइल ने मिलकर क्या किया, ईरान के साथ वॉर लड़ी, और वॉर के अंदर अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी यहाँ पर ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान में हमें तल्ख कलामी भी देखने को मिली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह कही जा रही है, ठीक है। तो आई होप आपने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया होगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जब एम्बेसी शिफ्ट की जा रही है ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो ये आप लाजमी नोट करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स की। देखें, सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड रहने वाला है यहाँ पर ग्रैंजर। ग्रैंजर मीन्स क्या होता है, ग्रेटनेस, मैग्निफिशेंस और इंप्रेसिव ब्यूटी को बोला जाता है, शानदार को बोल सकते हैं या आलीशान को, ठीक है। तो सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, मैग्निफिशेंस या स्प्लेंडर। ऑपोजिट क्या बनेगा, प्लेननेस या इनसिग्निफिकेंस, ठीक है। सेकंड वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर काइमेरिकल। काइमेरिकल मीन्स क्या रहेगा हमारे पास, अनरियलिस्टिक और बेस्ड ऑन इमेजिनेशन रादर देन रियलिटी, जो बेसिकली गैर हकीकी हो, जो इमेजिनेशन के ऊपर बेस करता हो, ख्याली आप कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, फैंसीफुल या इल्यूसरी बोल सकते हैं। ऑपोजिट क्या बनेगा, रियलिस्टिक या प्रैक्टिकल आप इसको बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, प्लेटीट्यूड। प्लेटीट्यूड मीन्स क्या था, अ स्टेटमेंट दैट इज ओवर यूज या लैक्स ओरिजिनलिटी, ऐसी बात करना जिसके अंदर कोई भी हकीकी मानी नहीं पाए जाते, आप यूं भी कह सकते हैं घिसी पिटी बात करना यहाँ पर, ठीक है। क्लैशे बोल सकते हैं या ट्रूइज्म, और इसका सिमिलर मीनिंग बनेगा। ऑपोजिट क्या बनेगा, ओरिजिनलिटी या नॉवेलिटी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, इंस्यूज। बेसिकली ये हमारे पास रहेगा हैपेंस और फॉलोज एज रिजल्ट, ठीक है। वकूफ पजीर होने को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद फॉलोज कह सकते हैं या रिजल्ट्स को बोल सकते हैं आप, जो नताए जाते हैं। ऑपोजिट क्या बनेगा यहाँ पर, प्रोसीड्स या प्रिवेंट्स आप इसको बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, इंडेक्टमेंट। इंडेक्टमेंट बहुत इजी वर्ड है, बेसिकली अ फॉर्मल एक्यूजिशन ऑफ अ क्राइम, बेसिकली फर्दे जुर्म को बोला जाता है, इल्जाम लगता है जो। स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म भी बोल सकते हैं, एक्यूजिशन या चार्ज। ऑपोजिट क्या बनेगा यहाँ पर, एक्वेटल या एग्जॉनरेशन आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास रहेगा यहाँ पर स्क्वेमिश। स्क्वेमिश मीन्स क्या होता है बेसिकली, ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड भी है। इजीली अपसेट बाय अनप्लेजेंट थिंग्स, ठीक है, नाखुशगवार चीज़ों से एक बार जो है वो जल्दी से अपसेट हो जाने को बोला जाता है, ठीक है, परेशान हो जाना। बहुत ही सेंसिटिव को बोला जाता है, छोटी छोटी चीज़ों से जो वो परेशान हो जाना या घबरा जाना। फस्टिडियस या डेलिकेट, ऑपोजिट क्या बनेगा, टफ या अनफ्लिंचिंग आप इसको बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बार हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली मीन्स होता है रैपिडली को बोला जाता है, बहुत तेजी से आगे बढ़ना। इंक्रीजिंगली एट एन एक्सट्रीमली रैपिड, ठीक है, एक्सेलरेटिंग रेट है, ठीक है, रैपिडली तेजी से बढ़ना, ड्रामेटिकली बोल सकते हैं। ऑपोजिट क्या बनेगा, ग्रेजुअली आस्था, स्लोली भी आपको पता है, आस्ता आस्ता, ठीक है। बैरोक, बैरोक मीन्स करेगा हाईली ऑर्नामेंट को बोला जाता है, डेकोरेटेड को, एलेबोरेट या एक्सेसिवली डिटेल बोल सकते हैं। ऑर्नेट नहायत ही आरास्ता होना, ठीक है। एलेबोरेट ऑपोजिट क्या बनेगा, सिंपल या प्लेन बोलेंगे। सेकंड लास्ट हमारे पास वर्ड रहेगा, बहुत ईजी है, डाइल्यूज। डाइल्यूज मीन्स बोला जाता है बेसिकली स्वेयर फ्लड को, ठीक है, बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का सैलाब आ जाना। एंड ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ द समथिंग, ठीक है, फ्लड या टॉरेंट, ऑपोजिट क्या बनेगा, ड्रॉट या स्कार्सिटी, ठीक है। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, स्कार्सिटी मीन्स होता है कमी हो जाना, ठीक है। तो इनंडेटेड का मतलब क्या रहेगा यहाँ पर, फ्लडेड या ओवरवेलम्ड बाय लार्ज अमाउंट ऑफ द समथिंग, बाहर जेरे आब आ जाने को बोला जाता है या बाहर जाना पानी का, ठीक है। फ्लडेड या ओवरवेलम्ड, ऑपोजिट क्या बनेगा, ड्रेन्ड या एम्पिटेड। तो आई होप आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।